all students discuss about अस्थमा डिसीज। अस्थमा क्या होता है आप सभी को पता होगा कि अस्थमा एक सांस की बीमारी होती है। वो सांस जो बढ़ जाए तो जानलेवा हो सकती है, वो सांस जो ज़्यादा बढ़ जाए तो आदमी को कमज़ोर कर देती है। वो कुछ कर नहीं सकता, ना चल सकता है, ना फिर मतलब चल सकता है, ना तो वजन काम कर सकता है और ना तो सही से सांस ले सकता है। तो अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कह सकते हैं कि अस्थमा इज अ क्रोनिक डिसीज अफेक्टेड पीपल ऑफ ऑल एजेस। मतलब अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, जैसे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबको क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। तो अस्थमा में होता क्या है, मेनली अस्थमा में हमारी जो रेस्पिरेशन रेट है, रेस्पिरेशन रेट ये नॉर्मल से नॉर्मल से क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। नॉर्मल से हाई हो जाती है तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हुई, हाई हो गई। जो हम सांस लेते हैं वो क्या हुई, हाई हो गई। तो रेस्पिरेशन रेट क्या होती है कि इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल मतलब होता है सांस को अंदर लेना, एक्सहेल होता है छोड़ना। इनहेल एंड एक्सहेल दोनों को मिला करके क्या होता है कि हमने सांस को खींचा तो अंदर की तरफ गई और छोड़ा तो एक्सहेल हो गई। तो इस क्रिया को, ये दोनों प्रोसेस जब एक के बाद एक प्रोसेस संपन्न होता है तो उसी को हम बोल देते हैं रेस्पिरेशन रेट या बोल देते हैं ब्रीथिंग बोल देते हैं। तो ये ब्रीथिंग हो गई। ये क्या होता है कि नॉर्मल 10 से 12 होता है, मगर जब बढ़ जाए 24 या 30 पहुंच जाए तो इसकी रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अस्थमा की। एक नजर हम फिर डालेंगे अस्थमा पे। देखिए अस्थमा क्या है, एक पुरानी बीमारी है, सीओपीडी बोलते हैं इसे, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सीओपीडी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारी सांस की नली है, देखिए इस डायग्राम में आपको समझाते हैं। ये एक नॉर्मल ट्रैकिया है, ट्रैकिया मतलब सांस की नली, एक नॉर्मल ट्रैकिया है जो ना तो यहाँ सूजन है, ना तो कोई पैसेज अवरुद्ध हो रहा है, कुछ नहीं, एक नॉर्मल कंडीशन में है। मगर इस डायग्राम में देखेंगे तो क्या हुई है कि ये इन्फेक्टेड हो गई है। ये इन्फेक्शन की वजह से ये सूज गई है, स्वेलिंग आ गई इसके अंदर। क्या आ गई, स्वेलिंग। तो जब स्वेलिंग आई तो इसके बीच का जो स्पेस था वो सूजन की वजह से कम हो गया। तो जब कम हो गया तो इसी को क्या बोलते हैं कि रुकावट हो गई। किस चीज की, भाई हम जितना ऑक्सीजन ले रहे थे, इतनी हवा ले रहे थे, मगर जब सूजन कुछ चीज में आ जाएगी तो क्या उतना ले पाएंगे, जब नहीं ले पाएंगे तो जब एक क्रिया को करने में, अब देखा होगा गांव में क्या लोग करते हैं कि खेत में पानी उछलते हैं, बेड़ से पानी उछलते हैं, तो क्या होता है कि वो जो जिससे पानी उछलते हैं, जिस बाल्टी से कुछ भी पानी उछलते हैं, मगर वो बाल्टी ही फूटी हो, या बाल्टी फचक गई हो, तो क्या उतना पानी उसमें जा पाएगा, उतना पानी नहीं जा पाएगा। तो उतना पानी जब नहीं जा पाएगा तो हमको उस कार्य को करने में उसको 2 बार करना पड़ेगा, उतने ही समय में 2 बार करना पड़ेगा। तो जब हम उस कार्य को, जो एक कार्य नॉर्मल वे में कर रहे थे और उसको 2 बार करना पड़े तो क्या होगा, हमको एनर्जी ज्यादा पड़ेगी। तो जब एनर्जी ज्यादा पड़ेगी तो किसको यहाँ क्या होगा कि लंग्स को वो दोबारा काम करना पड़ेगा। फेफड़े को एक नॉर्मल कार्य करना था वो दोबारा काम करना पड़ेगा, तो फेफड़ा क्या होगा, फेफड़े में थकावट आ जाएगी, फेफड़े में थकावट आएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, सांस का फूलना। तो एक लक्षण हो गया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब शॉर्ट ब्रीथ। जो एक नॉर्मल ब्रीथ हम लेते थे तो अब क्या हुआ, फिर शॉर्ट हो गई। तो जब ब्रीथ शॉर्ट हो गई, मतलब शॉर्ट इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे सूजन आ रही है, स्वेलिंग है, इस जो है एयर वे में, एयर पैसेज में स्वेलिंग आ रही है। तो इसी सूजन को हम क्या बोल देते हैं, इसी सूजन को क्या बोल देते हैं, अस्थमा।
या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसमें इन्फ्लामेशन। अच्छा, सूजन आती कैसे? हमारे लंग्स में म्यूकस होता है, म्यूकस जिसे हम बलगम बोलते हैं। जब कोई इरिटेंट या कोई ऐसी चीज, ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे लंग्स को हानि पहुंचाना चाहता है, तो लंग्स को बचाने के लिए वो क्या छोड़ता है, एक हिस्टामिन रिलीज करता है। हिस्टामिन क्या होता है? एक इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होता है और उसको छोड़ता है। हिस्टामिन क्या करता है कि वहां पर ल्यूकोसाइट्स को, एक हमारी एंटीबॉडी है, उसको क्या मैसेज देता है कि आओ वहां पे लड़ना है, वहां पे कोई हमारे जो पैसेज है उसको हानि पहुंच रही है, वहां पे लड़ना है। तो जब ल्यूकोसाइट वहां मूवमेंट करते करते वहां पे इकट्ठा हो जाती है, तो ल्यूकोसाइट के मूवमेंट करने पे इकट्ठा होने से क्या होता है, वहां पे सूजन आ जाती है। उसी सूजन की वजह से क्या होता है, जो सांस का आदान प्रदान है वो अवरुद्ध हो जाता है। जब वो अवरुद्ध हो जाता है तो क्या होता है कि हमें अस्थमा की बीमारी हो जाती है। तो ये अस्थमा रहा। तो अब हम बोल सकते हैं, एक शब्द में बोल सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या पैसेज बोल सकते हैं। तो क्या हुआ कि जो हमारी सांस की नली थी उसके अंदर जब कोई लेजन या कोई इस तरह का केमिकल पहुंचा तो वो हाइपर सेंसिटिव हो गई। हाइपर सेंसिटिव मतलब होता है कि एक्टिव हो जाना एकदम, सर ये क्या हो गया। तो जब एक्टिव हो गई तो कौन चीज एक्टिव हुई? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये जो सांस की नली थी ये एक्टिव हो गई। तो इसके अंदर ल्यूकोसाइड मूवमेंट करेगा, हिस्टामिन रिलीज होगा, तो यहाँ पे सूजन पैदा करेगा, सेंसोरिंग करता है। तो सूजन जब पैदा करेगा तो उस जो ये पैसेज, नॉर्मल पैसेज तुम्हारा है, ये सूज के पैसेज क्या हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, नरम हो जाएगा। तो सकरा हो जाएगा तो इसी को हम अस्थमा बोल देते हैं। अब इसके कारण क्या क्या कॉजेज हैं इसके? कॉजेज क्या हो सकते हैं? कॉजेज क्या हो सकते हैं? काउजेस देखे जाए तो सबसे पहले काउजेस इसमें हम देखते हैं, फैमिलियल हिस्ट्री देखते हैं। फैमिलियल हिस्ट्री क्या है? फैमिलियल हिस्ट्री वो होती है, जैसे मान लीजिए कि हमें या हमारे परिवार में या माता पिता को किसी को भी अस्थमा हुआ है, किसी को सांस की बीमारी हुई है, तो 3 से 6 मतलब 3 से 6 टाइम मोर हमारे उन बच्चों में जो उसके द्वारा सतत पैदा की गई है उनके अंदर अस्थमा की शिकायत ज्यादा होती है। तो इसे इसलिए बोल देते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में बोलते हैं जो हमारे माता पिता से बच्चों के अंदर ये चीजें चली जाएं, बीमारी हो या कुछ भी हो, गुण हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। तो अस्थमा की कॉज पहला नंबर हो गया जेनेटिक्स। ये जेनेटिक होता है, समझ, जेनेटिक होता है। यदि हमारे माता पिता में फैमिली किसी को हुआ है तो वो उसके पुत्र में जा सकता है, तो ये जेनेटिक्स हो गया। दूसरी चीज देखा जाए, जेनेटिक्स हो गया एलर्जीज। एलर्जी किसी टाइप की हो सकती है, धूल मिट्टी धुआं, ठीक है, डस्ट हो सकती है, और स्मोक हो सकता है, ये एलर्जी हो सकती है। या फिर किसी चीज खाने से एलर्जी हो, कोई ऐसा पदार्थ या मेडिसिन से या एस्पिरिन से, ठीक, इन चीज़ों से भी। एस्पिरिन भी हमारे अस्थमा को बहुत कॉज करती है, इसलिए एस्पिरिन को अवॉइड करना चाहिए। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हम दर्द निवारक गोली खाते हैं, जो नॉन स्टेरॉइडल होती हैं, वो भी अस्थमा को कॉज करने में नंबर 1 भूमिका निभाती हैं। अच्छा, तीसरा जगह देखा जाए तो वायरल रेस्पिरेटरी ड्रग्स इन्फेक्शन। वायरल में तो आप जानते हैं, कोविड-19 सुना होगा, कोरोना आया था। कोरोना में कहता सांसें फूल ली थी आदमी को, ठीक, सांस फूली, सैचुरेशन घटा, वेंटिलेशन पे चला गया, वेंटिलेटर पे चला गया। फिर बाद में क्या हुआ कि डॉक्टर ने कह दिया भैया अब नहीं बचेगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। तो वायरल, इसको बोल सकते हैं कि वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब लंग्स में। इसी में एग्जाम्पल हम दे देते हैं, कोविड-19। कोरोना आया था, कोरोना कोई बोल नहीं सकता कि कितना भयंकर था,
लोग बुखार बुखार से परेशान थे, कोरोना ने सारी जिंदगी तबाह करके चला गया, अभी भी बना हुआ है बीच में हमारे। तो ये हमारे जेनेटिक्स हो गए, एलर्जी में आ गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया इसमें। और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ऑक्यूपेशनल हम देखें तो नंबर 4 में ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल तो आप समझते होंगे क्या होता है। एक्सपोजर मतलब जिससे हम ग्रसित हो जाए। इसमें क्या आता है, केमिकल्स आते हैं। केमिकल में आपने सुना होगा, ऑक्यूपेशनल में क्या होता है, हम खेती किसानी करते हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड डालते हैं, खाद का छिड़काव करते हैं, इससे करते हैं, तो ये भी एक एलर्जी पैदा करता है हमारे अंदर। तो इसकी वजह से भी, केमिकल के रिएक्शन की वजह से क्या हो सकता है, हमें अस्थमा हो सकता है, तो इसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। और देखा जाए एयर पॉल्यूशन में, 5वां नंबर एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में सब पता है, एयर पॉल्यूशन में सबसे नंबर 1 पे आता है दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज्यादा अस्थमा फैलता है। ये निम्नलिखित है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा एयर पोल्यूटेंट में क्या है, डस्ट, धूल, दिया, मिट्टी, बैक्टीरिया, ये सब मिक्स रहते हैं और ये किसी भी को भी एक्सपोज कर सकते हैं। तो ये एयर पॉल्यूशन में इतने सारे जो होते हैं, स्मॉग, धुआं, धक्कर, सब बिल्कुल, तो ये क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन भी होता है। और आखिरी जो होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब नंबर 6, ओबेसिटी मतलब मोटापा। यदि कोई व्यक्ति मोटा है तो उसकी भी सांस फूलती है, ओबेसिटी, मोटापा। अब ये तो तुम्हारे इतने हो गए, आपका चाहे तो इसके साथ ले सकते हैं। पहले नंबर पर बनता है जेनेटिक हो गया, एलर्जी हो गया, वायरल हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो गया, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया और ओबेसिटी हो गया। इतने ये काउजेज कारण रहते हैं अस्थमा होने के। अब मैं इसमें एक्स्ट्रा कुछ बताऊंगा कारण जो वो पाए गए हैं और उसकी वजह से अस्थमा हो रहा है। एक्स्ट्रा क्या हो गया, एक्सरे में देखा जाए तो एक हम गैस्ट्राइटिस, हमें एसिडिटी बनती है, एसिडिटी बनती है तो क्या उससे भी क्या होता है, अस्थमा, अस्थमा हो जाता है। यदि हम एस्पिरिन का मतलब एस्पिरिन, एस्पिरिन ज़्यादा खाते हैं, डिस्पिरिन खाते हैं, नॉन स्टेरॉइड खाते हैं, तो उससे भी जो है अस्थमा होता है। बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर से प्रोप्रानोल, प्रोप्रानोल ड्रग ज़्यादा हम लेते हैं तो उससे भी क्या होता है, अस्थमा, अस्थमा इंड्यूस होता है, अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये तुम्हारे हो गए एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कॉजेज ऑफ अस्थमा, इसकी वजह से होता है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट पे। पहले तो प्रिवेंशन पे बात करेंगे, प्रिवेंशन क्या होता है। प्रिवेंशन पे क्या होता है, प्रिवेंशन हम बात करें तो इसमें क्या होता है, बेस्ट या बोल सकते हैं गुड वेंटिलेशन, अच्छी जगह पे जाएं जहाँ पे पूरा वातावरण हो और पोल्यूशन कम हो। ठीक है, तो गुड वेंटिलेशन ही इसके लिए बहुत ही अच्छा है। और जो भी हम अच्छी धूप में मिट्टी पे जाए, मास्क का प्रयोग करें, मास्क बहुत जरूरी होता है। हाथों को अच्छे गुड हाइजीन होना चाहिए, सैनिटाइजर लगा के हाथ को धोना चाहिए। और अधिकतर हम जो जहाँ पे क्राउडिंग एरिया है वहाँ पे मास्क का प्रयोग करें, उस एरिया से ही दूर रहें तो सबसे अच्छा रहेगा। तो ये सब इसके प्रिवेंशन है। अब हम डायग्नोसिस पे बात करेंगे इसकी, डायग्नोसिस क्या होती है। डायग्नोसिस क्या होती है अस्थमा की, तो डायग्नोसिस में पहले सबसे पहले हम देखते हैं चेस्ट एक्सरे। एक चेस्ट एक्सरे करवा लेते हैं और चेस्ट एक्सरे करने के बाद में हम देखते हैं कि पीएफटी, पीएफटी इसको बोलते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें हम कैपेसिटी ऑफ लंग्स की कैपेसिटी देखते हैं, कितना हमारा लंग्स एयर को समाहित कर रहा है, तो पीएफटी टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये दो टेस्ट मेनली इसमें कराए जाते हैं। और तीसरे नंबर पर सीबीसी करा लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं बैक्टीरियल अस्थमा हो तो उसके लिए हम चेकअप कराते हैं। ये हमारी डायग्नोसिस हो गई। अब हम ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट में ओरल कार्टिकोस्टेरॉइड
स्टेरॉइड्स या फिर स्प्रे, ठीक है, आप ये यूज करते हैं, या बूटाकार्ड इनहेलर यूज कर सकते हैं। ओरल में देखा जाए तो फिर ब्रेंकोडाइलेटर, ब्रेंकोडाइलेटर में हमारी इटोफाइन और थियोफाइन, मतलब डेरिफाइन नाम से टैबलेट आती है, देते हैं, और सॉल्बूटामोल ले सकते हैं, इसका इंजेक्शन फॉर्म भी आता है। तो कितनी दवाएं हम ले सकते हैं, और रोज हमको अनुलोम विलोम करना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य फूड हाइजीन रखना चाहिए, और हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, और दूध व मिट्टी से दूर रहना चाहिए। इसी का बचाव है। अस्थमा का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अस्थमा की तो रोकथाम है, इसको वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन ना हो पहले इसके अंदर, ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जैसे आप ठंडा पेप्सी जो भी लेते हैं इसको बहुत से कम यूज करें, हरी सब्जियों की मात्रा ज़्यादा रखें, दर्द निवारक गोलियाँ कम खाएं, जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटीबायोटिक्स या एस्पिरिन का उपयोग कम करें, और उस जगह पे मत रहें जहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वगैरह ज़्यादा पैदा हो रहा है, जहाँ धूल मिट्टी धुआं ज़्यादा रहता है, और हमेशा मास्क का प्रयोग करें, उससे हम अस्थमा से बचा जा सकता है। तो ये हमारी ये चीज़ हो गई। आपने देखा होगा कि नैरो एयरवे, ये नॉर्मल एयरवे है, स्वेलिंग आई, तो ये ट्रेकियल ब्रोंकस ब्रोंक्यूलस एल्वुलाई तक ये क्या होता है कि ये ही पार्ट यहाँ पे क्या होता है कि स्वेल बढ़ जाता है। इसके लिए हम प्रॉपरली ब्रीथिंग मुझे नहीं हो पाती है, प्रॉपरली ब्रीथिंग मुझे से नहीं होने की वजह से क्या होता है कि हाइपोक्सिया कंडीशन होती है, जिसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और मनुष्य की जो है डेथ हो जाती है। तो आप हमारे हिसाब से आपको अच्छा समझ में आया होगा, तो इसमें ये प्रिकॉशन रखें जरूर स्टूडेंट। आज के इतना ही, मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में।